नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एम मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.4। ठीक है, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम देखने वाले हैं। एज वेल एज दोस्तों यहाँ पर हम हो सके तो क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो इसी वीडियो में सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एज वेल एज नॉलेजेबल भी जो है वो होने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि अभी तक आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, एज वेल एज वीडियो को लाइक भी जो है वो वीडियो पर ठोक दिया होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं ठोका है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि दोस्तों मैथ्स रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और मेरा ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों बिना देर करे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O at ABC and D, ठीक है, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। देखो दोस्तों क्लियर हमें कहा गया है कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या प्रूव करने को कहा गया है। ठीक है, यानी कि आपको आखिर इस क्वेश्चन का किस तरह से इलाज करना है, किस तरह से समस्या का हल जो है वो ढूंढना है। तो दोस्तों आपको समस्या यहाँ से आगे से ही दी गई है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्लियर कहा गया है कि प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। ठीक है, तो आप किस पे ध्यान दोगे? इसी पे ध्यान दोगे कि कुछ भी करके मुझे प्रूव करना है AB को CD के बराबर, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है मुझे इसके डिस्टेंस के बराबर करना है। तो दोस्तों पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखिए दोस्तों कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? कंसेंट्रिक प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, कॉन्सेंट्रिक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही जो है वो माना जाता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। तो दोस्तों कंसेंट्रिक की मैं सर्कल की बात करूं तो मान लीजिए आपके पास दो सर्कल है लेकिन उनका सेंटर एक है। क्या कह रहा हूं मैं? सर्कल दो सेंटर एक इक्वल टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या कहा मैंने? दो सर्कल है आपके पास, सेंटर एक है, तो उसे ही हम कहेंगे भैया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, सेंटर का नाम दिया है आपको यहाँ पर O, क्या दिया गया है? O। ठीक है, और ABCD जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ABCD इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों सर्कल को। लास्ट में हमें प्रूव करना है कि AB जो है वो CD के बराबर है। क्या है? AB जो है वो CD के बराबर जो है वो प्रूव आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। पहले सॉल्यूशन में मैं लिख देता हूँ टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है? तो हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू CD, जो है कि आपको क्वेश्चन में ही प्रोवाइड किया गया है, आपको कोई तकलीफ नहीं दी गई है। ठीक है, और दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी मैथ्स में किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हो तो उसमें पहले आप क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दो, क्वेश्चन पर 10 मिनट बिताओ, फिर सॉल्यूशन पर 1 मिनट लगेगा। क्या कह रहा हूं मैं? अगर क्वेश्चन पर आपने 10 मिनट बिता दिए तो सॉल्यूशन पर 1 मिनट भी नहीं लगने वाला है। सही कह रहा हूं दोस्तों, ये बात अपने माइंड में फिट कर लेना। ठीक है, अगर क्वेश्चन पर मैं ज्यादा टाइम देता हूँ, क्वेश्चन को समझने में ज्यादा टाइम देता हूँ, तो सॉल्यूशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, चुटकियों में जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आप देखिए, अब मैंने कुछ बात करी थी स्टार्टिंग में, कंस्ट्रक्शन। स्टार्टिंग के अभी बोला था मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो देखिए दोस्तों मैं ये कर सकता हूँ कि O से एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनेगा। ठीक है, दोनों तरफ बनेगा। अभी एक साइड बना देते हैं। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम M। M जो है वो इसको हमने नाम दे दिया। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा? OM क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर है AD पर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर आखिर है क्या? ठीक है, तो दोस्तों परपेंडिकुलर के साइन की बात करूं तो कंफ्यूज ना होइएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक, इसी तरह का परपेंडिकुलर हम बनाते भी है। ठीक है, तो साइन और परपेंडिकुलर का जो ये है, देखिए यहाँ पर भी मैंने किस तरह से बनाया, इस तरह से, और
इस तरह से। तो यहाँ पर साइन भी कैसा है, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अगर परपेंडिकुलर होगा तो जो नीचे वाली लाइन होगी वो क्या होगी, दो इक्वल भागों में बटेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर दोस्तों किसी भी लाइन को दो इक्वल भागों में बांट देता है। कोड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो बड़े वाले सर्कल की सॉरी यहाँ पर रब हो गया, ठीक है, बड़े वाले सर्कल के यहाँ पर एडी आपको कोड देखने को मिल जाती है। कौन सी कोड, एडी कोड आपको बड़े वाले सर्कल की देखने मिल जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं छोटे वाले सर्कल की, वहां पर आपको बीसी देखने को मिल जाता है कोड, ठीक है। कोड का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। कोड यानी कि सरकमफेरेंस जो रहती है सर्कल की उसे ज्वाइन करना, तो वो लाइन सेगमेंट कोड जो है वो कहलाती है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे सॉल्यूशन पर आएंगे हम, ठीक है। वैसे तो ये टाइम वेस्ट नहीं था, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जो है वो यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएगा, लगभग 4.5 मिनट्स का। लेकिन दोस्तों मैं इसलिए बड़ी बनाता हूँ वीडियो ताकि आपको एकदम जो चीज है ना उसे गहराई में समझे, क्यों है, कैसे है, क्या है, ठीक है। आपको जो है वो यहाँ पर इसीलिए मेरी वीडियो बड़ी देखने को मिलती है। जो लोगों की 10 मिनट की होगी वही मैं 15 या 16 मिनट की जो है वो बनाता हूँ। तो दोस्तों यही अंतर है, ठीक है, मुझ में और दूसरे यूट्यूबर में, ठीक है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों खुद की, यहाँ पर जो सत्य है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान कभी ना ले, ठीक है, ये मेरा मानना है। अगर आप कुछ भी सीख रहे हो तो उसके डीप में जाइए, ठीक है। कुछ भी अगर आप ज्ञान ले रहे हो तो उसे डीप में लीजिए, ठीक है। ये हुआ, ये आपको पता चल गया कि ये हमारा इस तरह से हुआ, लेकिन क्यों हुआ, ठीक है। आज आपको पता होगा कि आज हमारे यहाँ बहुत सारे हिमालयाज है, ठीक है। तो अब वो हिमालयाज जो है वो क्यों है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक तरह से मोटिवेशन दे रहा था मैं आपको, ठीक है। बाकी जो है वो आपकी मर्जी है, और बस मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब देखिए प्रूफ देखेंगे हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, आप भी फटाफट कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। ओएम परपेंडिकुलर टू एडी। अब दोस्तों देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला था, एडी क्या है, एडी इज अ कोड ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है। एडी क्या है, कोड है लार्जर सर्कल के, जो है बड़ा वाला सर्कल है उसकी कोड क्या है, एडी, क्योंकि इन दोनों के सर्कमफेरेंस के जो पॉइंट है उसे एक लाइन टच कर रही है जिसे हम कोड जो है वो कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो आप देख सकते हो ओएम जो है वो एडी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओएम क्या है, एडी पर परपेंडिकुलर आपको देखने को मिलती है। अब मैंने क्या बोला था, अगर परपेंडिकुलर है तो वो लाइन दो भागों में बट जाएगी, ठीक है। ऐसा भी होता है कि अगर सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो किसी भी कोड पर तो वो कोड दो इक्वल भागों में कट जाती है, ये भी एक थ्योरम में माना जाता है, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है किसी कोड पर तो वो कोड बाइसेक्ट हो जाता है, और बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल भागों में बट जाता है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो एम होगा वो क्या होगा, एमडी के बराबर होगा। एम जो होगा वो एमडी के क्या होगा, बराबर आपको देखने को मिलता है। एम लिख सकते हो, एम ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एमडी के क्या होगा, बराबर होगा। दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल भागों में बट रहे हैं, तो दोनों के पार्ट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। रीजन क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। सेंटर से खींचा गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट कर देता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। रीजन लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ये हो गया इसका रीजन। अगर आप दूसरी ओर देखते हो, ठीक है, आप छोटे सर्कल पे नजर डालते हो तो यहाँ पर बीसी क्या हो जाएगी, इसकी बीसी क्या हो जाएगी, इसकी कोड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, आपको पता है, क्योंकि कोड क्या होता है, यही मैं कह रहा हूँ कि कोड आपको पता होना चाहिए, तभी आपको सब कुछ पता चल सकता है। देखिए सर्कल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो इतना इतना है, तो ये जो पॉइंट है ना दोनों, इससे क्या कर रहे हैं, ये लाइन जोड़ रहे हैं, तो बीसी लाइन क्या हो जाएगी, कोड हो जाएगी। तो बीसी इज अ कोड ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, ये आ जाएगा। अब वापस से यहाँ पर क्या हो रहा है, ओएम बीसी पर
परपेंडिकुलर है, यहाँ पर मैंने लिखा OM इज परपेंडिकुलर टू BC। अब वापस वही बात आ जाती है, अगर सेंटर से, क्या कह रहा हूं मैं, अगर सेंटर से किसी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है किसी भी कोड पर, तो वो 2 इक्वल भागों में बाइसेक्ट हो जाती है, 2 इक्वल भागों में डिवाइड हो जाती है। तो देखिए BM इक्वल टू CM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BM जो होगा वो CM के बराबर जो है वो हो जाएगा। इसको मैंने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। रीजन क्या लिख दोगे आप, वही परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, फ्रॉम सेंटर, सेम रीजन लिख देना है, बाइसेक्ट द कोड। ये हो गया रीजन खत्म। आगे देखिए अब हमें क्या करना है। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देते हो, फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देते हो, तो क्या हो जाएगा, आपका जो AB रहेगा ना, यहाँ फिगर में देखिएगा AB और CD जो है वो इक्वल निकल कर आ जाएगा। अब इसे कैसे करना है, तो देखिए फर्स्ट जो आपकी इक्वेशन है, फर्स्ट का लेफ्ट को सेकेंड के लेफ्ट से आपको माइनस कर देना है। क्या कर देना है, फर्स्ट के लेफ्ट से सेकेंड के लेफ्ट को माइनस करना है, एज वेल एज सेम टू सेम आपको क्या करना है, फर्स्ट के राइट से सेकेंड के राइट को माइनस कर देना है। तो AM यहाँ पर BM है माइनस BM इक्वल टू का साइन एज इट इज MD माइनस CM। अब देखिए दोस्तों AM माइनस BM, AM ये जो पूरी लाइन है AM, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से अगर मैं BM हटा दो, आपके पास क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, AB बच जाएगा। यहाँ लिखा हमने AB इक्वल टू, अब इधर उस साइड की ओर देखें, देखिए MD में से हमें CM हटाना है, ये जो MD है, ठीक है, ये MD में से अगर हम CM हटा देते हैं तो आपके पास CD जो है वो बच जाता है, इतना पार्ट, दोनों तरफ इतना पार्ट जो है वो बच जाता है। तो इधर भी मैं क्या लिख दूंगा, CD जो है वो लिख दूंगा। तो दोस्तों अगर आप गौर करते हो तो यही जो है वो हमें प्रूव करने को कहा गया था। क्या करना था, यही हमें जो है वो प्रूव करना था, AB इक्वल टू CD। अगर मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूं तो क्लियर साफ साफ लिखा हुआ है, प्रूव दैट AB इक्वल टू CD, हाईलाइट कर सकता हूं मैं आपके लिए। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हुआ। उम्मीद करता हूं आपको जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने प्रूव कर दिया AB इक्वल टू CD, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे, ठीक है। आशा करता हूँ वैसे तो आपने की जो है वो सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों सभी से निवेदन है कि क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 है भी ना या नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपको जो है वो देखने को मिल जाता है एक्सरसाइज 10.4 में। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो की एंड तक, ठीक है। और कुछ ही दिनों में दोस्तों हमारा चैप्टर 10 भी जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैंने आपको राइट डाउन करके नहीं बताया, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, डायरेक्टली जो है वो समझा देता हूँ। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, ठीक है, तो what is the distance between Reshma and Mandeep? तो दोस्तों देखिए एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो 3 लड़कियां खेल रही थी, ठीक है, गेम खेल रही थी, ठीक है, रेशमा, सलमा और मनदीप, ठीक है। तो R से रेशमा, सलमा और मनदीप, यानी कि RSM, यानी कि रेशमा, सलमा और मनदीप। तो देखिए रेशमा क्या करती थी, सलमा को बॉल फेंकती थी, तो जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है। सलमा मनदीप को देती थी, वो भी दूरी 6 सेंटीमीटर है। हमें पता करना है रेशमा से मनदीप, क्योंकि मनदीप फिर डायरेक्ट रेशमा को बॉल फेंकता था, तो ये हमें दूरी पता लगाना है, ठीक है। और उसके बाद हमें रेडियस जो है वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर नहीं 5 मीटर, ठीक है। सभी दूर आप जो है वो 5 मीटर कर लीजिएगा, सेंटीमीटर आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है, हम जो है वो मीटर कर देंगे सब दूर, ठीक है। सब दूर जो है वो हमें मीटर में ही दिया गया है, सेंटीमीटर में नहीं दिया गया है। तो कुल मिला के हमें RM फाउंड करना है। क्या करना है, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टू फाइंड
या फिर टू प्रूव कर लिख सकते हो कि जो RM है वो कितने मीटर है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे गिवन, हमें गिवन क्या है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, हमें सभी रेडियस 5 मीटर दी गई है। तो रेडियस कौन कौन सी है, OR है, OS है, OM है। ठीक है, तो OR इक्वल टू OS इक्वल टू OM, ये सभी इक्वल है 5 मीटर के। साथ में दोस्तों हमें RS और SM कितने दिए गए हैं, 6 मीटर। तो RS और SM ये बराबर होंगे 6 मीटर से। तो ये हमने लिख दिया। अब दोस्तों आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, फिलहाल थोड़ा नीचे जो है वो आ जाते हैं हम। अब जो है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, कि आखिर हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो दोस्तों अगर आप गौर करते हो तो ORSM आपको एक काइट नजर आती है। जो क्वाड्रिलेटरल है ORSM इज अ काइट। क्या होता है, आपको एक यहाँ पर ORSM नाम का एक काइट नजर आती है। काइट में क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड होती है वो इक्वल होती है। कैसे पता लगाएं कि काइट है। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप मान लीजिए मैं नहीं हूँ यहाँ पर, आपको एक सॉल्यूशन करना है, तो उसमें आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी चीज काइट है। तो दोस्तों देखिए, काइट को पता लगाने के लिए क्या करना होगा कि एडजेसेंट साइड को इक्वल बताना होगा। एडजेसेंट साइड यानी कि पड़ोसी साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि साथ वाली साइड्स। ठीक है, पास पास वाली साइड। तो यहाँ पर अगर आपको एडजेसेंट साइड इक्वल मिल जाती है, ठीक है, एडजेसेंट साइड इक्वल मिल जाती है, तो वो आपकी काइट होगी। ठीक है, अगर आप ORSM पे गौर करते हो तो OR 5 मीटर है एज वेल एज OM भी 5 मीटर है। दोनों पड़ोसी है, पास पास में, तो 5 मीटर और 5 मीटर दोनों इक्वल है। एज वेल एज नीचे अगर मैं देखता हूं तो RS और SM भी दोनों बराबर के 6 मीटर है दोनों। तो क्या हो जाएगी, ये काइट हो जाएगी। अब दोस्तों काइट में ध्यान देने वाली बात है कि जो उसके डायगोनल होते हैं, ठीक है, इसे मैं कुछ नेम दे देता हूँ T। ठीक है, कि काइट के जो डायगोनल होते हैं, ठीक है, उसमें दो तरह के जो है वो डायगोनल होते हैं। पहला क्रॉस डायगोनल, दूसरा होता है आपका मेन डायगोनल। ठीक है, क्रॉस डायगोनल और मेन डायगोनल। तो दोस्तों मेन डायगोनल जो आपको देखने को मिलती है वो क्रॉस डायगोनल को बाइसेक्ट करती है। क्या करती है, जो मेन डायगोनल होती है वो क्रॉस डायगोनल को बाइसेक्ट जो है वो कर देती है, दो इक्वल भागों में काट देती है। अब ये कैसे पता लगा है कौन सी क्रॉस डायगोनल है, कौन सी मेन डायगोनल है। काइट की बात कर रहा हूँ, ठीक, पर्टिकुलर काइट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी लाइन के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए दो लाइनें हैं, अगर इसके लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे दोनों जगह आपको सेम कैलकुलेशन दिखता है, ऊपर भी मान लीजिए ये है 5 सेंटीमीटर, इधर भी है 5 सेंटीमीटर, नीचे की बात करूं इधर 6 है, इधर 6 है, यानी कि ये जो दोनों है, नीचे भी दोनों इक्वल है, ऊपर भी दोनों इक्वल है, तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली जो लाइन होगी, ये क्या होगी, आपकी क्रॉस डायगोनल कहलाएगी। काइट की बात कर रहा हूँ, ये क्या कहलाएगी, क्रॉस डायगोनल। देखिए आपके पास एक डायगोनल है, अगर उसके ऊपर भी सेम कैलकुलेशन है, नीचे भी सेम कैलकुलेशन है, तो वो लाइन क्रॉस डायगोनल कहलाएगी, और वही जो है वो बची हुई डायगोनल से बाइसेक्ट होगी। ठीक है, एक बार अगर आप क्रॉस डायगोनल पहचान लेते हो, ठीक है, तो उसके अलावा जो लाइन बची हुई होगी, जो डायगोनल बचा हुआ होगा, वो आपकी मेन डायगोनल कहलाएगी। इसको भी पहचानने के लिए एक और ट्रिक है, ठीक है, कि इसके भी ऊपर अगर आप देखते हो तो कैलकुलेशन इक्वल नहीं दिखना चाहिए, इसके नीचे अगर देखते हो तो कैलकुलेशन इक्वल नहीं देखना चाहिए। देखिए ये लाइन है, अगर इसके मैं इधर देखूं तो एक तरफ 5 है, एक तरफ 6 है, अगर इसके इस साइड देखो तो एक तरफ 5 एक तरफ 6 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि ये आपकी मेन डायगोनल होगी, और यही जो मेन डायगोनल है, यही इस वाली लाइन को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल भागों में काट देगा। यही सेम सिचुएशन आपको इस सर्कल के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, जो आपको RM है वो आपकी क्रॉस क्या हो जाएगी, क्रॉस डायगोनल हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर भी दोनों 5 मीटर है, नीचे भी बराबर है 6 मीटर। और अगर OS के मैं इधर देखता हूं तो एक तरफ 5 एक तरफ 6 है, उधर देखता हूं तो एक तरफ 5 एक तरफ 6 है, तो जिधर इक्वल कैलकुलेशन नहीं है वो हमारी मेन डायगोनल है, जिधर इक्वल कैलकुलेशन है वो हमारी क्रॉस डायगोनल है। और मेन डायगोनल क्या करती है, क्रॉस डायगोनल को बाइसेक्ट कर देती है, दो इक्वल भागों में काट देती है। तो मैं कह सकता हूं कि जो RT है वो MT के
बराबर होगा, ठीक है, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, और इसका एक टुकड़ा पूरे आरएम के आधा होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखते हो तो ओटी आपको आरएम पर परपेंडिकुलर नजर आता है, ओटी क्या नजर आता है, आरएम पर परपेंडिकुलर जो है वो नजर आता है। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ एंगल 1, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या नाम दे दिया, एंगल 1 जो है वो नाम दे दिया। तो ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपको जो सामने हाइपोटेनियस देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आपका जो है वो एंगल 90 डिग्री का होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल 1 जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये वाला एंगल 90 डिग्री क्यों है। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है कि अगर दो काइट के डायगोनल जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। ये एक अपने आप में एग्जाम है, इसे कोई प्रूव की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपको याद रखना होगा। इसके पीछे कोई जो है वो जो है वो रीजन नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों कोई भी आपको रीजन यहाँ पर नहीं बता सकता है। क्या होता है कि जो काइट के डायगोनल होते हैं वो जो बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो एंगल 1 90 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, मेन डायगोनल क्रॉस डायगोनल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो मैं लिख सकता हूँ आरटी जो होगा वो एमटी के बराबर होगा। रीजन क्या आ जाएगा, मेन डायगोनल ऑफ काइट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्रॉस डायगोनल, यही मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो मेन डायगोनल होता है काइट का वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है क्रॉस डायगोनल का, ठीक है। तो ये जो है आरटी और टीएम क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं कि आखिर क्या जो है वो करना है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बात करी थी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर मैंने बात करी थी। एंगल 1 को थोड़ा साइड में लिख देते ताकि स्पेस आ जाए, ठीक है। मैंने आपको याद होगा मैंने कंस्ट्रक्शन की बात करी थी कि हमें ओ से लेकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पी नाम का, ठीक है। ये जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि हम परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि जो ओपी है वो क्या आ जाएगा, आर एस आ जाएगा। इधर आपको लिख देना है रीजन में अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं लिख सकता हूँ कि जो आरपी होगा वो क्या होगा, पूरी जो लाइन है आपकी आर एस के आधा होगा, आरपी क्या होगा, आर एस के आधा होगा, ठीक है। अब क्यों होगा, ये बात आपके मन में उठ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों आर एस क्या है, कोड है, आर एस क्या है, कोड है, और सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है एक कोड पर। तो क्या होता है, वो कोड दो भागों में बट जाती है, कोड क्या हो जाती है, दो इक्वल भागों में डिवाइड जो है वो हो जाती है। तो मैं कह सकता हूँ पूरी लाइन आर एस जो होगी वो आधी होगी, सॉरी आरपी जो होगी वो आधी होगी पूरी लाइन आर एस के, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आपको पता है आर एस 6 सेंटीमीटर है, हमें दिया गया था आर एस जो होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये हम निकाल सकते हैं आरपी इक्वल टू आर एस कितना है, 6 सेंटीमीटर अपॉन में 2 एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आरपी क्या निकल कर आ गया, 3 मीटर जो है वो आरपी निकल कर आ गया है, ठीक है। आरपी क्या निकल कर आ गया है, 3 मीटर, ये आपका हो गया। यहाँ पर तो आरपी को हम यहाँ पर ऊपर ही लिख देते हैं 3 मीटर, ठीक है, यहीं पर इक्वल टू करके 3 मीटर लिख देते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया। अब अगर मैं ट्राइंगल ओपीआर पे देखूं, ओपीआर, ठीक है, ओपीआर, तो देखिए इन ट्राइंगल ओपीआर, यहां पर देखिए दोस्तों ओपीआर ट्राइंगल में आपको जो है वो क्या होगा, यहाँ पर आपको 90 डिग्री भी देखने को मिल रहा है, सामने वाली लाइन हाइपोटेनियस देखने को भी मिल रही है। तो इससे जो है वो हम निकाल सकते हैं हमारा ओपी जो है वो हम निकाल सकते हैं इसी से, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर कन्वर्स देखना है हमें पाइथागोरस थ्योरम का। क्या होता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो इन दोनों लाइन के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो होगा वो ये मैं आपको समझा चुका हूँ, मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा। ओ आर का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, आरपी के स्क्वायर से प्लस ओपी के स्क्वायर से। अब ओ आर हमें पता है कितना है,
5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? आरपी स्क्वायर। आरपी का स्क्वायर क्या है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमने फाइंड आउट करा था आरपी, प्लस अब हमें ओपी पता नहीं है तो ओपी का स्क्वायर एज इट इज लिखा। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस ओपी एज इट इज। अब अगर आप देखते हो, ठीक है, इधर देखिएगा, इजीली आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए प्लस का है 9 तो माइनस का हो जाएगा, ब्रिज क्रॉस करके जाएगा। 25 माइनस 9 इक्वल टू निकल कर आ जाएगा ओपी का स्क्वायर। इसको अगर मैं माइनस करता हूँ 25 माइनस 9 तो 16 निकल कर आ जाएगा और ओपी का स्क्वायर। अब स्क्वायर अगर मैं हटाता हूँ तो अंडर रूट आ जाएगा 16, ओपी बच जाएगा। अब अंडर रूट 16 आता है तो आ जाएगा आंसर ओपी का 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। तो ओपी आपका निकल कर आ गया 4 मीटर। ओपी क्या निकल कर आ गया? 4 मीटर। ठीक है, अभी तक हमने क्या निकाल लिया है दोस्तों? ओपी 4 मीटर और आरपी 3 मीटर। ठीक है, ओपी 4 आरपी 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ओपी इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, और हमने क्या निकाला है? यहाँ पर आरपी निकाला है 3 मीटर। तो दोनों चीजें हमने निकाल लिए। तो फिलहाल इसे जो है वो अब हम रब कर देंगे, अभी इनका कुछ काम नहीं है। अब आगे और हम जो करेंगे वो आप देखते जाना, स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्यूशन करते जाना। तो फिलहाल मैं रब कर रहा हूँ। और दोस्तों सॉल्यूशन करते करते जो है वो सब्सक्राइब भी कर देना, टच ही तो करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो अब हम देखेंगे ओ आर एस का जो है वो हम एरिया निकाल लेंगे। ये जो पूरा ट्राइंगल है ना ओ आर एस, इस पूरे का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो कुछ बात जो है वो यहाँ पर बन सकती है, सॉल्यूशन आ सकता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैं क्या करूंगा? ट्राइंगल ओ आर एस का एंगल एरिया निकालूंगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस, दोस्तों ट्राइंगल का एरिया आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ओ आर एस का एरिया, यानी कि ओ आर एस हमारा क्या है? ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर शेप देख सकते हो आप। तो ट्राइंगुलर शेप अगर होता है और उसका एरिया निकालना होता है तो फॉर्मूला लगता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगता है। अब इसको आगे एज इट इज रखा, हाफ इंटू, अब बेस देखिए, बेस मान लेता हूं मैं आर एस। ठीक है, आर एस मान लेता हूं मैं बेस, तो यहाँ पर आर एस लिखा इंटू, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर ही हाइट होगा ऑफ कोर्स, तो ओपी मैंने यहाँ पर हाइट लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है वो हाफ इंटू आर एस जो है वो क्या है? 6 मीटर है। तो आप देख सकते हो आर एस 6 मीटर, तो 6 जो है वो हमने लिखा, मल्टीप्लाई में ओपी हमने निकाला 4 मीटर। ओपी क्या निकाला? 4 मीटर निकाला, तो 4 आया। 2 2 जा 4, 6 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल कर आ जाएगा ओ आर एस 6 दूनी 12, तो 12 मीटर स्क्वायर जो है वो आपका एरिया निकल कर यहाँ पर आ गया। इसको मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इस पूरे को जो है वो मैं साइड में खिसका देते हैं। ठीक है, इसको जो है वो साइड में खिसकाया हमने, बाकी जो है वो यहाँ पर मैं जो हमने एरिया निकालने की प्रोसेस करी थी उसे मैं रब कर दूंगा। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों सेम यहाँ पर तो हमने एरिया निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप गौर करते हो तो ओ आर एस में हम ओ एस को भी तो बेस मान सकते हैं, क्योंकि आर टी क्या है? यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर दिखता है, आर टी 90 डिग्री भी है, यानी कि आर टी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ओ एस क्या हो जाएगा? बेस। तो अब हम इस तरह से निकालेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस किसके बराबर हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हम क्या ले रहे हैं? ओ एस ले रहे हैं, और हाइट क्या ले रहे हैं? आर टी। आर टी क्योंकि परपेंडिकुलर है ओ एस पे, तो ओ एस बेस हो गया, आर टी क्या हो गया हमारा? परपेंडिकुलर। तो देखिए हाफ, अब हमें यहाँ पर पता है कि ओ आर एस का एरिया क्या है? 12 मीटर स्क्वायर है। क्या है? 12 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 12 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि एरिया ऑफ ओ आर एस क्या हो जाएगा यहाँ पर? वही मैंने जो है वो लिख दिया है, हाफ इंटू ओ एस क्या है? ओ एस हमें पता है, ठीक है, कि ओ एस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ओ एस क्योंकि ये क्या है? रेडियस है, और रेडियस क्या है हमारी? 5 मीटर है, तो 5 मीटर इंटू आर टी। क्या आर टी हमें पता है? तो आर टी नहीं पता है, तो हमने आर टी यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अब ब्रिज क्रॉस करके अगर मैं डिवाइड के 2 को लाता हूँ तो देखिए 12, अभी ये मीटर वगैरह को भूल जाइए, अरे मीटर इनको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, मीटर को हटा देते हैं, अभी जो आंसर आएगा डायरेक्टली हम मीटर में लिख देंगे। तो देखिए 12 है, अब 2 डिवाइड का ब्रिज क्रॉस करके जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। सेम इट इज 5 का है, मल्टीप्लाई का है। ठीक है, ये 5 हमारा
मल्टीप्लाई का है, ढंग से लिख देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो। ये 5 मल्टीप्लाई का है, ब्रिज क्रॉस करके जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू आपका RT निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों आंसर आने वाला है, अगर हम RT निकाल लेते हैं तो RT क्या है हमारा आधा है, क्योंकि RT और MT क्या है इक्वल है, ये मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इक्वल है। तो अगर जो RT होगा उसका अगर मैं डबल कर देता हूँ तो RM आपका निकल कर आ जाएगा। तो फटाफट RT को निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो है वो 12 2 जा क्या आ जाएगा, देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है, बचा 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 4। अब 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2 निकल कर आ जाएगा RT। अब यहाँ पर 4 2 जा 8, पॉइंट का पॉइंट लगाया 2 2 जा 4, 4.8 निकल कर आ गया है आपका RT। अब देखिए इधर RT क्या निकल कर आ गया है 4.8। तो देखिए अगर मुझे RM निकालना होगा, RM पूरी लाइन, तो RT का डबल करना होगा 2 इंटू RT, क्योंकि क्या है ये पूरी RM का आधा है RT। तो अगर मैं RT को डबल कर दूं तो पूरी लाइन निकल कर आ जाएगी RM, ठीक है। तो यहाँ पर RM इक्वल टू 2 इंटू RT, यानी कि 2 इंटू 4.8, क्योंकि RT की वैल्यू हमने निकाली है 4.8। अब RM आपका निकल कर आ जाएगा 9.6। 4.8 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 से तो 2 8 जा 16 के 6 कैरी और 1 4 2 जा 8 9 और पॉइंट लगाया 9.6 जो है वो आपकी RM की वैल्यू निकल कर आ जाती है, यानी कि RM के क्या लेंथ हो जाएगी 9.6 मीटर। जैसा कि आपको याद होगा मैंने बोला था जो भी हमारा यहाँ पर आंसर आएगा हम मीटर लगा देंगे, क्योंकि सभी हमारे काय में थे मीटर में थे, ठीक है। तो मीटर ही जो है वो आंसर आएगा। 9.6 मीटर हमारा जो है वो RM निकल कर आ गया है, आप देख सकते हो। तो यही हमें सॉल्यूशन करना था। वीडियो बड़ी हो गई है क्योंकि सॉल्यूशन भी हमारा बड़ा था, ठीक है, अच्छे से समझाना था, यही मेरा लक्ष्य था इस वीडियो में, जो कि मैंने आपको समझाया भी है। तो मैंने लिखा था टू फाइंड में RM इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिख देंगे 9.6 मीटर और टू फाइंड को हटा देंगे। और आप देख सकते हो दोस्तों हमारा सॉल्यूशन निकल कर आ गया है RM इक्वल टू 9.6 मीटर। तो दोस्तों यहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है, एज वेल एज मेरी वीडियो भी जो है वो यहाँ पर खत्म होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और उम्मीद भी करता हूँ कि जो है वो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और जो है वो आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। बाय बाय।